महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जिस समय उन्होंने यह शपथ ली थी उस समय वह महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा या फिर महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के क्लोज 4 के अनुसार यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेता है जो कि उस समय स्टेट के लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है। यदि इस 6 महीने के पीरियड के दौरान वह मिनिस्टर लेजिस्लेचर का सदस्य बन जाता है तो ऑफ कोर्स उसका मंत्री पद 6 महीने के बाद भी चलता रहेगा। लेकिन यदि वह मिनिस्टर 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर 6 महीने के बाद उसका मंत्री पद चला जाएगा, वह मंत्री नहीं रह सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए यह 6 मंथ्स का पीरियड 27 मई 2020 को ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस दौरान अभी तक वो महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं बन पाए हैं। इसमें अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन इस 1 महीने के समय में उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का सदस्य बनना काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान इलेक्शन न कराने का निर्णय लिया हुआ है। तो फिर आइए देखते हैं कि क्या 27 मई के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं या फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि 27 मई को उद्धव ठाकरे अपने सीएम की पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं तथा उसके 1 या 2 दिन के बाद उन्हें दोबारा सीएम की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है बिना इलेक्शन लड़े हुए। उनका यह मानना है कि लगातार 6 महीने तक अगर कोई मिनिस्टर लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं बनता है तो फिर उसका मंत्री पद जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है और 1-2 दिन के गैप के बाद यदि उसे दोबारा मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है बिना लेजिस्लेचर का मेंबर बने तो फिर उसके लिए 6 महीने का वह पीरियड दोबारा शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन यह कहना एकदम गलत है। जैसा कि कई दिन पहले मैंने अपने एक ट्वीट में काफ़ी क्लियर किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए दोबारा मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता यदि उसका पहले का 6 महीने का पीरियड ख़त्म हो गया हो तो। SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है उसे 6 महीने के लिए दोबारा मिनिस्टर अपॉइंट करना संविधान के एकदम खिलाफ होगा, जबकि इस दौरान वह लेजिस्लेचर के इलेक्शन को जीत नहीं पाया हो। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली कहा था कि ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के काफ़ी डेरोगेटरी होगा, इम्प्रॉपर होगा तथा एकदम अनडेमोक्रेटिक तथा इनवैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्टिकल 164 क्लोज 4 का यह क्लियर मैंडेट है कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के पीरियड के दौरान लेजिस्लेचर का मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता है तो वह मिनिस्टर नहीं रह पाएगा और उसको कुछ दिन का गैप देकर दोबारा मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करना संविधान के एकदम खिलाफ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखते हुए उद्धव ठाकरे का 27 मई के बाद सीएम की पोस्ट पर बने रहना संभव नहीं दिखता है। यदि वे 27 मई को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी कर देते हैं और उसके 1-2 दिन के बाद उनको महाराष्ट्र का सीएम फिर से नियुक्त किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के सदस्य बने बिना, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के कारण संभव नहीं दिखता है। तो फिर क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते इलेक्शन कमीशन द्वारा महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के इलेक्शंस करवाने अगले 1 महीने में पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया जाए। यहाँ पर मैं यह बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 के क्लोज 5 के अनुसार स्टेट के गवर्नर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करने का अधिकार रहता है। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 78 मेंबर्स हैं,
जिनमें से 12 मेंबर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का अधिकार गवर्नर को रहता है। जैसा कि गवर्नर के द्वारा लिए गए बाकी निर्णयों पर लागू होता है, उसी प्रकार से गवर्नर द्वारा यह निर्णय भी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस पर ही लिया जाता है। इस समय महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 पोस्ट वैकेंट है। अक्टूबर 2019 में एनसीपी के 2 लीडर्स रामराव वाडकुटे तथा राहुल नार्वेकर ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की नॉमिनेटेड मेंबरशिप से रिजाइन किया था, लेकिन उनका जो टेन्यूर है वो सिर्फ 6 जून 2020 तक ही है, यानी कि 27 मई 2020 के बाद सिर्फ 10 दिन का ही पीरियड उनका बचेगा। लेकिन फिर भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इन 2 वैकेंट पोस्ट में से किसी एक पोस्ट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर अपॉइंट किया जाए नॉमिनेशन के द्वारा। इस प्रकार की रिकमेंडेशन महाराष्ट्र की कैबिनेट ने महाराष्ट्र के गवर्नर के पास भेजी भी है, लेकिन गवर्नर द्वारा इस रिकमेंडेशन पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे को इन 2 वैकेंट पोस्ट्स के अगेंस्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेशन किया जा सकता है, और यदि ऐसा किया जा सकता है तो फिर क्या वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 27 मई 2000 के बाद भी बने रह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले तो मैं यह क्लियर कर दूं कि यदि उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट भी किया जाता है तो फिर वह सिर्फ 6 जून तक ही उसके मेंबर रह पाएंगे। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 154 के सब सेक्शन 3 के अनुसार है। इस सब सेक्शन में यह काफ़ी क्लियरली कहा गया है कि यदि कोई मेंबर किसी कैजुअल वैकेंसी के अगेंस्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनता है तो फिर उसके प्रीडिसेसर का जितना समय बचा होता है वह सिर्फ उतने समय तक ही मेंबर रह सकता है। अब क्योंकि इस केस में जो 2 वैकेंसीज़ हैं, वो 2 वैकेंसीज़ पर जो पहले एमएलसीज थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, वे सिर्फ 6 जून 2020 तक ही रहने वाले थे। तो फिर यदि इन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट किया भी जाता है तो वे सिर्फ 6 जून 2020 तक ही इस पोस्ट पर रह पाएंगे, यानी कि 6 जून 2020 के बाद वो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे। यहाँ पर यह देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के अनुसार कि यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वैकेंसी है उसका पीरियड सिर्फ 1 साल से कम बचा है तो उसी स्थिति में बाई इलेक्शन उस वैकेंसी को भरने के लिए नहीं किया जा सकता। और इस समय क्योंकि महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 2 वैकेंसीज है उनका पीरियड इस समय ओनली 6 जून 2020 तक का ही है, यानी 1 साल से कम का पीरियड बचा हुआ है। इसलिए कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की ये 2 वैकेंसीज नहीं भरी जा सकती। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को काफ़ी क्लियर कर दूँ कि सेक्शन 151A के अनुसार बाई इलेक्शन पर रोक है यदि वैकेंसी का पीरियड सिर्फ 1 साल से कम का बचा हो। इस सेक्शन की लैंग्वेज से यह काफ़ी स्पष्ट दिखता है कि यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है तो उस स्थिति में यदि वैकेंसी का पीरियड 1 साल से कम भी बचा हो तो शायद उसके ऊपर यह सेक्शन यानी सेक्शन 151A लागू नहीं होगा। मेरा यह कहना इस बात से भी कोरोबरेट होता है कि सेक्शन 151A में जो रेलेवेंट सेक्शन नमूद किया गया है वो सेक्शन 151 है फॉर द पर्पजेज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेट अस नाउ सी सेक्शन 151 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेक्शन 151 के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कैजुअल वैकेंसी भरने की बात कही गई है वो मेंबर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट के बारे में कही गई है, यानी कि जो मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आते हैं उनके बारे में कही गई है। इस सेक्शन में नॉमिनेशन के द्वारा जो मेंबर्स आते हैं उनकी कैजुअल वैकेंसीज को भरने के बारे में बात नहीं कही गई है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो इलेक्शन के मार्फत चुनकर आते हैं या फिर जो नॉमिनेट होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस इस एक्ट में किए गए हैं,
यह इस एक्ट के सेक्शन 6 से भी काफ़ी क्लियर हो जाता है। सेक्शन 6 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की वैकेंसीज को फिल करना तथा नॉमिनेशन के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के वैकेंसीज को फिल करने के बारे में अलग अलग प्रोविजंस कंटेन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्ट में लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स इनके बारे में प्रोविजंस कुछ अलग हैं। तो फिर ऐसी लीगल पोजीशन को देखते हुए मेरा यह मानना है कि इस एक्ट के सेक्शन 151A में यदि किसी वैकेंसी का पीरियड 1 साल से कम हो तो उसमें बाई इलेक्शन नहीं कराए जाएं। यह प्रोविज़न नॉमिनेशन द्वारा जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजे जाते हैं उन पर लागू नहीं होता है, ऐसी मेरी धारणा है। मेरी यह धारणा इस बात के ऊपर बनी है कि इलेक्शन द्वारा तथा नॉमिनेशन द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स बनाए जाते हैं उनके लिए प्रोविजंस अलग है, यानी नॉमिनेशन और इलेक्शन में फ़र्क करना ज़रूरी है। लेकिन यह डिफरेंशिएशन सेक्शन 151A के अंतर्गत यदि उद्धव ठाकरे को फेवर करता है तो यही डिफरेंशिएशन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट मैंने अभी कोट किया था SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, उस जजमेंट के हिसाब से उद्धव ठाकरे को इसी डिफरेंशिएशन के हिसाब से नुकसान होने वाला है। लेट अस जस्ट सी। जैसा कि मैंने पहले बताया, SR चौधरी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह काफ़ी क्लियर किया है कि अगर 6 महीने के पीरियड के दौरान कोई मिनिस्टर लेजिस्लेचर में इलेक्ट नहीं होता है, इस जजमेंट में नॉमिनेट का वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ नहीं किया है। तो यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के पीरियड के दौरान मिनिस्टर पद पर रहते हुए लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट नहीं होता है तो फिर इसे दोबारा मिनिस्टर के पद पर ना तो नियुक्त किया जा सकता है और ना ही 6 महीने के बाद उसका मिनिस्टर का पद चलने वाला है। ऐसा इस जजमेंट से काफ़ी क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर भी दिया जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार वे 6 महीने के भीतर इलेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं। इसलिए उन पर यह जजमेंट अभी भी लागू होगा, यानी 6 महीने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकते हैं। और फिर यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में मेरी इंटरप्रिटेशन का अपोजिशन करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इलेक्टेड वर्ड को नॉमिनेटेड भी समझा जाए, तो फिर उस स्थिति में सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में भी इलेक्शन को नॉमिनेशन समझा जा सकता है। और फिर ऐसी स्थिति में सेक्शन 151A के प्रोविजंस के अनुसार, क्योंकि वेकेंट पोजीशंस जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उनका पीरियड 1 साल से नीचे है, इसलिए उन वेकेंट पोस्ट को भी नहीं भरा जा सकेगा तथा उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेशन नहीं किया जा सकेगा। तो फिर ऐसा दिखता है कि दोनों ही स्थितियों में उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना या तो संभव नहीं है, या फिर यदि उसको नॉमिनेट कर भी दिया जाए तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट के SR चौधरी के जजमेंट के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट किया ऐसा माना नहीं जा सकता है। तथा दोनों ही स्थितियों में उद्धव ठाकरे का 27 मई 2020 के बाद CM बने रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है। और फिर यदि गवर्नर द्वारा उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर भी दिया जाता है तो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में उनका जो कार्यकाल है वह सिर्फ 6 जून 2020 तक ही रहेगा, यानी उन्हें 27 मई से 6 जून तक सिर्फ 10 दिन का ही फ़ायदा मिलेगा। 6 जून के बाद वे फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे तथा 6 जून तक इलेक्शन कमीशन द्वारा महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराने का भी कोई चांस दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बिना लेजिस्लेचर के मेंबर बने हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ गवर्नर को दिलानी पड़ेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त जजमेंट के एकदम खिलाफ भी जा सकता है तथा कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के भी एकदम खिलाफ है। यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यदि उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो। सबसे पहला इशू आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। स्टेट कैबिनेट के हेड उद्धव ठाकरे खुद हैं, वे मुख्यमंत्री हैं,
तो फिर ऐसी स्थिति में यदि स्टेट कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे को खुद को लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए नॉमिनेट किया है, तो इसमें क्लियरली देयर इज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या एक मुख्यमंत्री द्वारा हेडेड स्टेट कैबिनेट मुख्यमंत्री खुद को ही नॉमिनेट करने का रिकमेंडेशन दे सकती है, क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी खुद मुख्यमंत्री है। यदि यह भी कहा जाए कि स्टेट कैबिनेट की उस मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद प्रेजेंट नहीं थे तथा उनकी एब्सेंस में स्टेट कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया जाए, लेकिन फिर भी क्या उद्धव ठाकरे का अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टेट कैबिनेट पर नहीं था जिस समय यह निर्णय लिया गया? तो क्या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ उनके कैबिनेट की मीटिंग में एब्सेंट रहने के कारण से ही गायब हो जाएगा? एक और देखने वाली बात यह है कि स्टेट कैबिनेट का ऐसा निर्णय जो कि मुख्यमंत्री के खुद के फेवर में जा रहा हो तथा जिसमें क्लियरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या वह निर्णय गवर्नर पर बाध्य है? वेदर इट इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नर टू एक्सेप्ट सच रिकमेंडेशन। जब स्टेट कैबिनेट ने इस प्रकार का निर्णय लिया तो क्या फिर उद्धव ठाकरे के नॉमिनेशन में स्टेट का कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या फिर यह सिर्फ एक पर्सनल इंटरेस्ट है मुख्यमंत्री का या फिर उसकी पार्टी का? स्टेट कैबिनेट द्वारा तथा स्टेट गवर्नर द्वारा लिया जाने वाला निर्णय क्या पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए या फिर किसी व्यक्ति की पर्सनल इंटरेस्ट में भी लिया जा सकता है? एक और इम्पॉर्टेंट बात जिस पर गौर करना काफ़ी आवश्यक है वह यह है, आर्टिकल 171 के क्लोज 5 के अनुसार सिर्फ कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों को ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट गवर्नर द्वारा किया जा सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस प्रकार के व्यक्ति को गवर्नर द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह एक फोटोग्राफर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी रेपुटेशन एज ए फोटोग्राफर कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो। ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो कि फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। आजकल तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन होने के कारण से करीब करीब हर व्यक्ति एक फोटोग्राफर है। लेकिन आर्टिकल 171 क्लोज 5 में जो मेंशन है वो यह है कि किसी प्रकार की आर्ट में जिसमें एक आधी बार फोटोग्राफी का भी समावेश हो सकता है, उसमें कोई स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर कोई स्पेशल प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेशन किया जा सकता है। तो क्या फिर फोटोग्राफी में उद्धव ठाकरे का इस प्रकार का कोई हाई लेवल का एक्सपर्टीज या फिर स्पेशल नॉलेज है जिसके कारण उन्हें 171 के अंतर्गत एक एलिजिबल पर्सन माना जाए? यह प्रश्न भी गवर्नर द्वारा इस निर्णय लिए जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इन सभी बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो ऐसा दिखता है कि उद्धव ठाकरे का 27 मई 2020 के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संभावना काफ़ी कम नज़र आती है, और यदि वे इस पद पर बने भी रह सके तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं वायलेशन होगा, या कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का कहीं ना कहीं वायलेशन तो जरूर होगा। जब 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो अगर वे चाहते तो उस समय 1-2 महीने के अंदर किसी एमएलए या फिर किसी एमएलसी को रिज़ाइन कराकर उसकी जगह तुरंत इलेक्शन लड़कर लेजिस्लेचर के मेंबर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें काफ़ी लापरवाही दिखाई तथा कई महीनों तक वेट किया। इस दौरान कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन लगा तथा इस समय महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण काफ़ी गंभीर स्थिति है। इनफैक्ट महाराष्ट्र इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है कोरोना वायरस के कारण से, जो डेथ्स हुई हैं या फिर जो अफेक्टेड केसेस है उनके कारण से। तो ऐसी स्थिति में 27 मई तक उनका महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई देता है तथा उनका 27 मई के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। ऑफ कोर्स कुछ महीनों के बाद जब लॉकडाउन हटेगा और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के रेगुलर इलेक्शंस होंगे या कोई बाई इलेक्शन होता है और अगर उसमें उद्धव ठाकरे कॉन्टेस्ट करके
इलेक्शन में जीत कर आते हैं तो फिर उनका मुख्यमंत्री बनना काफ़ी पॉसिबल है। लेकिन 27 मई के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, इसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है।